नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है दी अर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द एज ऑफ अर्थ। तो बताना है, जो आपको चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एज ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है वो क्या है, 4.6 मिलियन ईयर्स है। सेकंड में कहा गया 13.7 मिलियन ईयर्स है। थर्ड में कहा है 4.6 बिलियन ईयर्स है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फॉर्मेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। तो देखिए, आज जो हम लोग का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो वो जो एटमॉस्फेयर फॉर्म हुआ है तो वो किस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस का ये कह सकते हैं, जो भी मॉडिफिकेशन हुआ है एटमॉस्फेयर में वो किस प्रोसेस की वजह से नहीं हुआ है, मतलब कौन उसमें इफेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर देखा जाए सोलर विंड से हुआ है। डिफरेंशिएशन जो है ये एटमॉस्फेयर के फॉर्मेशन में कोई हेल्प नहीं करती है। डिफरेंशिएशन में अगर देखेंगे तो कोर और क्रस्ट का जो फॉर्मेशन हुआ है वो इसी डिफरेंशिएशन की वजह से हुआ है। तो एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन सोलर विंड से हुआ है, डीआइसिंग से हुआ है और फोटोसिंथेसिस से हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया लाइफ ऑन अर्थ अपीयर्ड अराउंड हाउ मेनी ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट। तो आज से अगर देखा जाए लाइफ पूछी गई है, अर्थ पे जो लाइफ आई है वो कितने साल पहले आई हो। आपको पता होगा लैंड एनिमल्स पहले नहीं आए, पहले कौन से आए थे, तो वाटर में रहने वाले जीव जंतु पहले आए थे। तो वाटर ऑर्गेनिज्म पहले आए थे, मेनली ओशन में और जो सीज वीज होती थी उसमें ये लोग मतलब पाए जाते थे। तो कितने साल पहले की ये बात हो रही है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 3.8। नेक्स्ट पे आते हैं। नेबुलर हाइपोथेसिस कंसीडर्ड दैट द प्लैनेट वर फाउंड ऑफ ए डैश। देखिए, नेबुलर हाइपोथेसिस जो है वो क्या कंसीडर करती है कि जो लाइफ है, ठीक है, या ये कह सकते हैं जो प्लैनेट्स है, लाइफ की बात नहीं कर रही, प्लैनेट्स की बात कर रही है। तो प्लैनेट्स किससे बने हैं, तो प्लैनेट्स वर फाउंड आउट ऑफ डैश ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद यूथफुल सन विच वॉज स्लोली रोटेटिंग। ठीक है, तो बताना है जो प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ वो किससे फॉर्म हुआ है। तो प्लैनेट्स का जो फॉर्मेशन हुआ है तो वो क्लाउड से फॉर्म हुआ है। ठीक है, क्लाउड ऑफ मटेरियल विद अ यूथफुल सन विच वॉज स्लोली रोटेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्लाउड सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया द मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। देखिए, यूनिवर्स की ओरिजिन की बात हो रही है, तो यूनिवर्स की ओरिजिन के लिए जो सबसे पॉपुलर आर्ग्यूमेंट है वो किसका है, तो वो बिग बैंग थ्योरी है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, और इसी बिग बैंग थ्योरी को क्या कहा जाता है, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। दोनों बातें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एडविन हबल इन 1920। तो देखिए हबल के बारे में पूछा गया है। तो एडविन हबल 1920 में प्रोवाइडेड एविडेंस दैट यूनिवर्स इज। तो इन्होंने देखिए एविडेंस दे दिया था 1920 में कि यूनिवर्स क्या हो रहा है, तो यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, यूनिवर्स बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7th पे आते हैं। 7th क्वेश्चन में कहा गया इन द बिगिनिंग ऑल मैटर्स फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड एट वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बॉल सिंगुलर एटम। तो देखिए, अगर बहुत पहले की बात करी जाए, मतलब जब ये कह सकते हैं जब यूनिवर्स का निर्माण नहीं हुआ था, तो ये माना जाता है कि जो यूनिवर्स की सारी चीजें थी वो एक पॉइंट पे बसी हुई थी, एक पॉइंट पे केवल एग्जिस्ट करती थी, और उस पॉइंट को सिंगुलर एटम या सिंगुलैरिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, विद अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम। तो इसका जो वॉल्यूम था इस वाले पॉइंट का, सिंगुलैरिटी का, वो बहुत ही क्या था, स्मॉल था। ठीक है, मतलब इतना स्मॉल था कि उसको हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो मतलब स्मॉल वॉल्यूम तो था, लेकिन दो बातें और पूछी गई और उसके बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है सिंगुलैरिटी की। तो सिंगुलैरिटी की प्रॉपर्टी ये है कि इसका टेम्परेचर जो था वो इनफाइनाइट था, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, और डेंसिटी भी बहुत ज्यादा थी। मतलब ये जो पॉइंट है ये छोटा मोटा पॉइंट नहीं है, इसका वॉल्यूम तो कम है, साइज तो कम है, लेकिन इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ जो डेंसिटी है वो भी बहुत ही ज्यादा है, मतलब बहुत ही हाई डेंसिटी थी। तो सी ऑप्शन जो है सिंगुलैरिटी के बारे में बिल्कुल सही है। 8th क्वेश्चन में कहा गया एट द बिग बैंग द टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली। तो देखिए, जब बिग बैंग हुआ तो यही जो सिंगुलैरिटी है जिसको टाइनी बॉल कहा गया है, ये बहुत तेजी से एक्सप्लोड होती है, वायलेंटली एक्सप्लोड होती है। इसके बाद क्या कहा गया, दिस लेड टू ह्यूज एक्सपेंशन। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ह्यूज एक्सपेंशन हुआ। इट इज नाउ जनरली एक्सपेक्टेड दैट द इवेंट ऑफ बिग बैंग टुक प्लेस डैश बिलियंस ईयर बिफोर द प्रेजेंट। तो बिग बैंग कब हुआ है, तो एक तरीके से कह सकते हैं यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब हुआ, तो बिग बैंग से पता चला। तो बिग बैंग कहा जाता है कितने साल पहले हुआ, तो बिग बैंग हुआ है 13.7 बिलियन ईयर्स। देखिए यहाँ बिलियन बोला है, ठीक है, ये मत सोचेगा 13.7 साल पहले, वो नहीं, 13.7 बिलियन ईयर्स पहले ये
प्रोसेस हुआ था, जिसको बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन में कहा गया विद इन 3 लाख ईयर्स, देखिए यहाँ पे 300,000 ईयर मतलब 3 लाख ईयर्स की बात करी आ रही है। फ्रॉम द बिग बैंग टेम्परेचर ड्रॉप टू, अब देखिए जब बिग बैंग हुआ तो आपको बताया बिग बैंग में क्या था, जो सिंगुलैरिटी थी उसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था। अब वो क्या होता है जब ये फूटता है, जब ये बिग बैंग फूटता है, अलग अलग दिशाओं में जाता है, तो क्या होता है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की आकृतियां बनती हैं, मतलब अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब जब हम लोग 3 लाख साल की बात करें, मतलब जैसे मान लीजिए आज ये फूटा, तो आज से 3 लाख साल के बाद, ठीक है, क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे करके ड्रॉप होने लग जाता है, और कितना पहुंच जाता है, 4500 केल्विन। अब आप सोचेंगे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, नहीं, टेम्परेचर अगर इस सिंगुलैरिटी के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ही कम है, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर पहुंच जाता है, एंड गिव राइज टू एटॉमिक मैटर, और फिर क्या होता है, एटॉमिक मैटर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होगा तो चीजें सॉलिडिफाई होने लग जाएंगी और एटॉमिक मैटर का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। और फिर यूनिवर्स कैसा हो गया ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जब होगा तो यूनिवर्स कैसा हो गया था, ट्रांसपेरेंट हो गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th में कहा गया है द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मींस डैश इन स्पेस बिटवीन दी गैलेक्सीज। तो गैलेक्सीज के बीच में स्पेस क्या हो रहा है, देखिए अगर एक्सपेंशन बोला जाए कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, इसका मतलब जो गैलेक्सीज हैं वो क्या हो रही है, तो गैलेक्सीज का मतलब ये है कि वो दूर जा रही है, मतलब वो स्पेस जो दो गैलेक्सीज के बीच में है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। 11th क्वेश्चन में कहा गया दीज इनिशियल डैश डिफरेंस गेव राइज टू डिफरेंसेस इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड इट कॉज द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर। देखिए यहाँ पर क्या बात करी गई है, मेनली ये पूछा गया है कि जो किस चीज का यहाँ पर डिफरेंस था, ठीक है, मैटर्स के बीच में, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स आया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता होगा मास की वजह से आता है। अब यहाँ मास नहीं ऑप्शन में है तो क्या लिखेंगे, डेंसिटी होगी, ठीक है। तो डेंसिटी डिफरेंस क्योंकि बहुत ज्यादा हुआ करता था, मतलब डेंसिटी डिफरेंस मैटर में देखा गया, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स आया। और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इसी वजह से क्या हुआ, मैटर टू ड्रॉन, मतलब जो मैटर्स थे वो, जैसे दो मैटर हैं, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जब बढ़ा तो ये दोनों मैटर आपस में आके चिपक गए और एक बड़ा मैटर फॉर्म कर लिया। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं एटमॉस्फेयर का, या ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो ये गैलेक्सी है उसका फॉर्मेशन इस तरीके से हो रहा है। एटमॉस्फेयर तो आगे बताएंगे, लेकिन अभी गैलेक्सी का फॉर्मेशन हो रहा है। 12th में कहा गया गैलेक्सी कंटेन्स अ नंबर ऑफ डैश। तो गैलेक्सी में नंबर ऑफ क्या होते हैं, तो मून्स नहीं कहिएगा, नेबुला भी ना कहिएगा, इसमें स्टार्स इज द करेक्ट आंसर। अगर एक गैलेक्सी की बात करी जाए तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं, ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया गैलेक्सी स्टार्ट टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ डैश गैस। तो कौन सी गैस के एक्यूमुलेशन से गैलेक्सी का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, तो गैलेक्सी का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस से इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला। जो लार्ज क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा था उसी लार्ज क्लाउड को क्या कहा गया, नेबुला कहा गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 क्वेश्चन में कहा गया था फॉर्मेशन ऑफ डैश इज बिलीव टू हैव टेकन प्लेस 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो। तो किस चीज का फॉर्मेशन जो है वो 5 से 6 बिलियन ईयर्स एगो पुराना है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा स्टार्स कितने पुराने हैं, तो 5 से 6 बिलियन साल पुराने हैं स्टार्स। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.461 इंटू 10⁻12। तो देखिए 1 लाइट ईयर किसकी यूनिट है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो डिस्टेंस नापने की यूनिट है। टाइम मत बोल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ईयर दिया हुआ है तो बच्चे सोच लेते हैं टाइम की यूनिट है, नहीं, टाइम की यूनिट नहीं, डिस्टेंस की यूनिट है। और 1 लाइट ईयर होता क्या है, तो 1 लाइट ईयर का मतलब होता है कि एक साल में, ठीक है, 1 ईयर में लाइट जो है, ठीक है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसी को कहते हैं लाइट ईयर। अब ये किसके बराबर होता है, तो 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर किलोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 क्वेश्चन में कहा गया प्लैनेट अर्थ इनिशियली वाज अ बैरन रॉकी एंड हॉट ऑब्जेक्ट। देखिए अर्थ की बात अगर करी जाए तो अर्थ जब फॉर्म हो रहा था, या अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ, तो बहुत ये कह सकते हैं बैरन था, बैरन कह सकते हैं जो उपजाऊ नहीं हो, बैरन था बिल्कुल, रॉकी था, वहाँ रॉक्स पाए जाते थे, हॉट ऑब्जेक्ट था, बहुत गर्म था, विद अ थिन एटमॉस्फेयर ऑफ डैश। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर होता था, लेकिन एटमॉस्फेयर पहले किस चीज का होता था, तो पहले हाइड्रोजन और हीलियम का एटमॉस्फेयर होता था केवल, ठीक है। तो यहाँ दो गैसें इनिशियली पाई जाती थी, पहली थी हाइड्रोजन और दूसरी थी हीलियम। नेक्स्ट पे आते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मून ड्यू टू द जायंट इम्पैक्ट द अर्थ वाज फर्दर डैश। देखिए
क्या हुआ, अब अगर देखा जाए कहा जाता है कि अर्थ पे एक इम्पैक्ट होता है जिसकी वजह से कुछ टुकड़ा बाहर निकलता है और वो मून का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है जो फॉर्मेशन मून का हो रहा था, ठीक है, तो अर्थ पे जब एक इम्पैक्ट हुआ तो उस इम्पैक्ट से अर्थ क्या हो गया था, तो फर्दर हीट अप हो गया था, फर्दर कूल हो गया था, उसमें कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं हुआ था, ये पूछा गया है। तो देखिए जब कोई चीज किसी पे आके लड़ती है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये आके बड़े ऑब्जेक्ट पे लड़े, ठीक है, तो जब ये बहुत तेजी से लड़ेगा, इस पे बहुत स्पीड से बहुत फ्रिक्शन के साथ जब ये लड़ेगा तो क्या होगा, ये जो ये वाला प्लैनेट है या ये कह सकते हैं ये जो बॉडी है ये क्या हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हीट अप विल बी द करेक्ट आंसर, तो हीट हो गया था और ज्यादा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। फ्रॉम द क्रस्ट टू कोर, अब देखिए आपको पता होगा जो अर्थ है, जैसे मान लीजिए अर्थ हम लोग ने बनाई इस तरीके से, तो अर्थ की जो सबसे ऊपर की लेयर है वो कैसी है, तो वो अगर आप देखेंगे सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड है और इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, आगे आप चैप्टर्स पढ़ेंगे, क्रस्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक इंटीरियर क्रस्ट होता है और बाहर का क्रस्ट आउटर क्रस्ट होता है, इनर क्रस्ट होता है। इसके बाद आप देखेंगे इसके बाद जो लेयर है वो थोड़ी सी लिक्विड है। ठीक है, और वो क्या है, मेंटल है। क्या है, मेंटल है। मेंटल में याद रखिएगा दो चीजें होती है, सीमा SIMA, सिलिका होता है, मैग्नीशियम होता है या मैग्नीज होता है। ठीक है, मैग्नीशियम की मेनली बात करेगी, मैग्नीज की बात नहीं करी गई है। क्रस्ट में देखें क्या होता है, तो सियाल होता है, सियाल में सिलिका हो जाएगा, एल्यूमिना हो जाएगा, वो क्रस्ट पे होता है। और अंदर जो है, अंदर क्या होता है, कोर होता है। ठीक है, ये क्या है, ये कोर है। ठीक है, ये क्या है, कोर है। और कोर में क्या होता है, नाइफ होता है, NIFE, तो निकल होता है और आयरन होता है। अच्छा, कोर को भी अगर आप देखेंगे तो दो कोर आपको देखने को मिलेंगे आगे, तो इनर कोर एक होता है और एक आउटर कोर होता है। तो इनर कोर अलग तरीके का होता है, आउटर कोर अलग तरीके का होता है। तो क्या होता है, जैसे आप बाहर से अंदर आते हैं, मतलब आउटर क्रस्ट से जब आप इनर कोर की तरफ आते हैं तो क्या होता है, जो डेंसिटी होती है सब्सटेंस की वो बढ़ती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, आउटर क्रस्ट की होती है, याद रखिएगा। आउटर क्रस्ट जो होता है उसकी डेंसिटी क्या होगी, सबसे कम होगी, और इनर कोर जो है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया। 19 कह रहा है द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज चीफली कंट्रीब्यूटेड बाय। तो अगर आज एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन देखा जाए, एटमॉस्फेयर में आपको पता होगा गैसेस हैं, और कौन कौन सी गैस है, तो मेनली अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन गैस है जो 78% है। इसके बाद आप देखेंगे ऑक्सीजन गैस है जो 21% है, और बाकी अदर गैसेस हैं। तो चीफली या सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो नाइट्रोजन गैस का है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्योंकि दिया है तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20वें क्वेश्चन में क्या कहा गया, द अर्ली एटमॉस्फेयर विद हाइड्रोजन एंड हीलियम। अभी देखिए हमने आपको बताया था कि शुरुआत में जो एटमॉस्फेयर था वो किसका था, अर्थ पे हाइड्रोजन और हीलियम का था, और वो चला कहाँ गया, तो इट हैज बीन सपोज टू बी स्ट्रिप्ड ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ। तो किसकी वजह से वो गायब हो गया, तो वो सोलर विंड्स की वजह से क्या हो गया, गायब हो गया। अब सोलर विंड आप समझ सकते हैं, जो हवाएं ऐसी हैं जो सोलर मतलब सन, तो सन से जो हवाएं आ रही हैं, जो सन की वजह से जो हवाएं चल रही हैं, वो क्या करी, इन हाइड्रोजन और हीलियम को उड़ा के लेके चली गई। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया ड्यूरिंग द डैश ऑफ अर्थ गैसेस एंड वाटर वेपर वर रिलीज। अब देखिए हुआ कि अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो अर्थ था वो बहुत ज्यादा गर्म था जब वो फॉर्म हुआ, तो जब उसकी कूलिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, या यही कहें यहाँ पर कि जब अर्थ जो था जब उसकी कूलिंग स्टार्ट होती है, जब वो ठंडा होना स्टार्ट होता है, तो क्या होता है, गैसेस कई सारी निकलने लग जाती हैं, वाटर वेपर कई सारे निकलने लग जाते हैं सॉलिड अर्थ से। अब सॉलिड अर्थ मतलब ये कह सकते हैं इंटीरियर सॉलिड अर्थ, अभी हमने आपको बताया था अर्थ में कई सारी लेयर्स हैं, तो मेनली क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। तो जब अर्थ ठंडा होने लग गया तो हर पार्ट से क्या होने लग गई, कुछ गैसेस, कुछ वाटर वेपर, ये सब चीजें बाहर निकलने लग गए, क्योंकि प्रेशराइज हो जाएंगे, प्रेशर से वो बाहर निकलेंगे। दिस स्टार्टेड द इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, और उसकी वजह से क्या होता है, प्रेजेंट एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कूलिंग ऑफ अर्थ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेस वर आउटपुट। अब देखिए जिस प्रोसेस से गैसेस बाहर निकल रही थी इंटीरियर ऑफ अर्थ से, उस प्रोसेस को कहा जाता था डी गैसिंग। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। इसको कूलिंग ना लगा दीजिएगा, कूलिंग प्रोसेस का नाम नहीं है, कूलिंग तो एक तरीके से हो रही थी, लेकिन उस प्रोसेस का नाम जिससे गैसेस बाहर निकल रही थी उसको डी गैसिंग कहा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, 23rd क्वेश्चन में कहा गया द अर्थ ओशन वर फॉर्म विद इन डैश मिलियन ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। देखिए अर्थ के जो
ओशन थे, ठीक है, उनका फॉर्मेशन कब होता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो मतलब जैसे आपको ये पता होना चाहिए, पहले जो है पहले क्या फॉर्म हुआ, तो पहले लैंड मास आया था, पहले कॉन्टिनेंट्स आए, और उसके बाद में क्या आया, उसके बाद ओशन आया। तो वही पूछा गया है कि जो ओशन का फॉर्मेशन हुआ कितने साल बाद हुआ, ठीक है, विद इन द डैश मिलियंस फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ के फॉर्मेशन के कितने साल बाद या कितने मिलियन साल बाद जो है ओशन का फॉर्मेशन हुआ, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो ये 500 मिलियन ईयर्स के बाद ऐसा हुआ था। तो 500 मिलियन ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर 500 मिलियन ईयर्स हो जाएगा। दिस टेल्स अस दैट ओशंस आर एज ओल्ड एज 4000 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो जो ओशन है उनकी एज क्या है, तो 4000 मिलियन ईयर्स है उसकी, मतलब ये कह सकते हैं जो ओरिजिन है ओशन का। 24th क्वेश्चन में कहा गया इनिशियली लाइफ वाज कन्फाइंड टू डैश फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो देखिए जो हमने अभी आपको बताया था उसमें क्या बताया था कि जो लाइफ थी वो पहले कहाँ पर आई है, तो पहले वाटर में आई है, कह सकते हैं पहले ओशन में आई है, और उसके बाद लाइफ किस में आई है, तो लैंड पे आई है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में तो कोई लाइफ वैसी खास है नहीं, केवल बैक्टीरिया वायरस ये सब चीजें एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है मेनली क्या है, ओशन इज द करेक्ट आंसर। तो पहले जो लाइफ आई वो किस में आई, ओशन में। रिवर तो पहले हुई नहीं करती थी। नेक्स्ट पे आते हैं 25th क्वेश्चन में कहा गया ओशन बिगेन टू हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ डैश थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस किस में होता है, तो देखिए प्लांट्स आ गए। अब प्लांट्स आने के बाद क्या हुआ कि मतलब ये कह सकते हैं कि ओशन में भी जो प्लांट्स होते हैं या ओशन में भी जो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें क्या होने लग गया, उनमें फोटोसिंथेसिस होने लग गया, क्योंकि वो ग्रीन कलर उसमें पाया जा रहा था, क्लोरोफिल पाया जा रहा था। अब होता क्या है, फोटोसिंथेसिस में जो गैस निकलती है वो होती है ऑक्सीजन। मतलब जो इसका आउटपुट है, जो ये कह सकते हैं जो इसका प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। वही ऑक्सीजन धीरे धीरे करके एटमॉस्फेयर में कंट्रीब्यूशन करने लग गया, एटमॉस्फेयर में वो जमा होने लग गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 26 पे आते हैं। 26 क्वेश्चन में कहा गया मॉडर्न साइंटिस्ट रेफर टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ एज अ काइंड ऑफ डैश विच फर्स्ट जनरेटेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड असेंबल्ड देम। तो देखिए जो मॉडर्न साइंटिस्ट है वो क्या बताते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, जो लाइफ का ओरिजिन है वो कैसा चेंज है, वो एक केमिकल चेंज है, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है, तो इसमें दो बातें आपको समझनी है कि ये जो केमिकल चेंज हो रहा है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हुआ और फिर बाद में इसकी असेंबली हो गई, मतलब साथ में जुड़ने लग गए, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं एक ये कह सकते हैं लिविंग बीइंग का निर्माण हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, आज का आखिरी सवाल है, इसमें देख लेते हैं क्या कहा गया है। वन ऑफ द अर्लियर एंड पॉपुलर आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ वाज जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांत। तो देखिए ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करी जाए तो इनका एक पॉपुलर आर्ग्यूमेंट है इमैनुअल कांत का, ठीक है, जिसको क्या किया था मैथमेटिशियन लाप्लास ने इसको रिवाइज किया था। इट इज नोन एज नेबुलर हाइपोथेसिस। तो लाप्लास ने जो रिवाइज किया था वो कब किया था इसको, ये किया था 1796 में, और इसको क्या कहा जाता है, नेबुलर हाइपोथेसिस इसको कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस थे जो अर्थ से रिलेटेड थे, आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे आ सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं, इसके अलावा और भी एमसीक्यूज हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अपने रिवीजन को अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।